नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दौर की जो सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसकी हर एक घटना एक डोमिनो की तरह अगली घटना की वजह बनती चली गई। इसकी शुरुआत हुई एक बेहद सख्त कानून से और इसका अंत हुआ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अचानक रुक जाने पर। और ये जो लाइन है ना, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ये भारतीयों ने ही दी थी उस नए दमनकारी कानून को। एक ऐसा कानून जिसने सच में पूरे देश में विरोध की आग लगा दी थी। तो आज हम इन्हीं 6 डोमिनोज को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे कि कैसे एक घटना ने दूसरे को जन्म दिया और भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला डोमिनो, ब्रिटिश सरकार की वो कोशिश जिससे वो भारत में उठ रही आज़ादी की हर आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट। असल में ये कानून लाया ही इसलिए गया था ताकि भारत में जो क्रांतिकारी भावना बढ़ रही थी उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए। सोचिए, सरकार को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई केस चलाए जब तक चाहे जेल में रख सकती थी। मतलब लोगों के नागरिक अधिकार एक तरह से खत्म ही कर दिए गए थे। अब जब ऐसा दमनकारी कानून आएगा तो उसका विरोध तो होना ही था, और हुआ भी। लोग शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का अंत एक ऐसी भयानक त्रासदी में हुआ जिसने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया। तो जरा उस दिन का मंजर सोचिए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद बस शांति से रॉलेट एक्ट का और अपने 2 नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करना। लेकिन तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। तो कितने लोग मारे गए? अनुमान है कि करीब करीब 1000 लोग। लेकिन ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहता है? सिर्फ 379। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इस हत्याकांड की भयावहता को दिखाता है। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में एक सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसने साफ कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत और आम भारतीयों के बीच कितनी बड़ी खाई है। ये एक ऐसा जख्म था जो पूरे राष्ट्र के दिल पर लगा था, और इसका विरोध भी फौरन शुरू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइट की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर जैसे बड़े नेता ने वाइसरॉय की काउंसिल से ही इस्तीफा दे दिया। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी अलग जांच बिठाई, जिसकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी खुद गांधी जी ने ली। और यहां पर देखिए 2 अलग अलग हकीकतें कैसे चल रही थीं। एक तरफ था ब्रिटिश हंटर कमीशन। उसका कहना था कि गोली चलाना ठीक था, जायज था, और डायर से बस निर्णय लेने में एक छोटी सी चूक हो गई। और दूसरी तरफ था भारतीय नजरिया, जिसके लिए ये एक सोची समझी साजिश थी, एक नरसंहार और न्याय के साथ एक बहुत बड़ा धोखा। और इसी आक्रोश से निकली ऊधम सिंह की कहानी। वो उस हत्याकांड के चश्मदीद थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था। और फिर 21 साल, पूरे 21 साल इंतजार करने के बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर उस वक्त के पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। तो ये था तीसरा डोमिनो। अब देखते हैं अगला डोमिनो कैसे गिरा। जलियांवाला बाग और पहले विश्व युद्ध के बाद जो माहौल बना, उसने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अप्रत्याशित गठबंधन की नींव रखी। तो हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की यानी ओटोमन साम्राज्य अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने ओटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता। तो अंग्रेजों के इस फैसले से भारत के मुसलमान उनसे बहुत नाराज हो गए, और गांधी जी ने इस हालात में एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्हें लगा कि ये एक सुनहरा अवसर है। अगर खिलाफत के मुद्दे को भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल बन सकती है जो शायद अगले 100 साल में भी दोबारा देखने को न मिले। और इसी सोच, इसी नई नवेली एकता से जन्म हुआ गांधी जी के सबसे बड़े दाव का, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने पूरे देश को एक बहुत ही जोशीला और दमदार वादा किया, 1 साल के भीतर स्वराज। बस इसी एक वादे ने लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीद की एक ऐसी आग जला दी कि वो सब इस आंदोलन में कूद पड़े। तो तरीका क्या था? बहुत सीधा, असहयोग। मतलब अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना। सरकार से मिले टाइटल लौटा दो, बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दें, वकील अदालतें छोड़ दें,
और सबसे जरूरी, विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार। मकसद साफ था, ब्रिटिश राज की मशीनरी को जाम कर देना। और इसका असर वाकई जबरदस्त हुआ। यह सही मायनों में भारत का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था। इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकल गया। मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे देश के टॉप वकीलों ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। तो आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। ऐसा लग रहा था कि मंजिल यानी स्वराज बस अब मिलने ही वाला है। लेकिन तभी एक हिंसक घटना हुई और इस पूरे आंदोलन पर अचानक ब्रेक लग गया। एक ऐसा ब्रेक जिस पर आज तक बहस होती है। ये घटना हुई 4 फरवरी 1922 को। जगह थी चौरी चौरा। वहां प्रदर्शनकारियों का एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके जवाब में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इस एक घटना ने आंदोलन के सबसे बुनियादी सिद्धांत अहिंसा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल यही था, जब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है, जब आजादी इतनी करीब लग रही है, तो अब क्यों रुकना? लेकिन गांधी जी का तर्क बिल्कुल साफ था। उनके लिए रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आंदोलन ने हिंसा का रास्ता अपना लिया था। उसने अपने मूल सिद्धांत अहिंसा को तोड़ दिया था। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। कई बड़े नेता उनके इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अटल रहे। तो आज की हमारी ये पूरी कहानी इसी एक बड़े सवाल पर आके खत्म होती है। गांधी जी का वो फैसला, आंदोलन को एकदम से रोक देना, क्या वो एक नैतिक मजबूरी थी ताकि आंदोलन गलत रास्ते पर न चला जाए, या फिर वो एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी जिसने जीती हुई बाजी को हाथ से जाने दिया? इस पर आज भी सोचा जाता है, बहस होती है।